हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे की डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस से होकर वो गुजरता है, किन किन स्टेजेस से होकर के उसकी डेवलपमेंट होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो ये है हमारी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज जो स्टार्ट होती है कंसेप्शन से बर्थ तक, यानी कि एक बच्चे के अपनी मदर के वूम्ब में आने से लेकर के जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता तब तक की स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी इन्फेंसी स्टेज, जो कि हमारे बर्थ से लेकर के 2 साल तक की उम्र तक रहती है इन्फेंसी स्टेज। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रहती है 2 ईयर्स से 6 ईयर्स तक, 2 साल से 6 साल तक बच्चा रहता है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो 6 ईयर्स से 12 ईयर्स तक रहती है। फिर है एडोलसेंस, जो 12 से 18 ईयर्स तक। उसके बाद हमारा बच्चा जो है वो एडल्ट हो जाता है। तो ये हो गई हमारी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चा जो है वो किन किन स्टेजेस से हो करके उसकी डेवलपमेंट होती है। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारी प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज जो कि कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक रहती है। कंसेप्शन यानी कि एक बच्चे के अपनी मदर के वूम्ब में आने से लेकर के उसके जन्म तक पूरे 9 मंथ्स का पीरियड, उसमें उस पीरियड में उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होती है, किन किन स्टेजेस से होकर के उसकी डेवलपमेंट होती है, वो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो प्री नेटल पीरियड है इज़ ऑफ 280 डेज़। ये जो पीरियड है हमारा ये 280 दिन का होता है, या फिर कह सकते हैं 40 वीक्स, या फिर 9 मंथ्स 10 डेज़। तो प्री नेटल पीरियड का टाइम होता है 280 दिन, या फिर 40 वीक्स, या फिर 9 मंथ्स और 10 डेज़। इन दिस पीरियड हेरिडिटी एंडोमेंट इज़ फिक्स्ड। अब हेरिडिटी एंडोमेंट का मतलब होता है एक बच्चे के अंदर क्या क्या जीन्स आने वाले हैं, उसके पेरेंट्स से उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ आने वाली हैं, कोई डिजीज़ आने वाली है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आने वाली हैं, उसकी हेरिडिटी जो है वो इसी पीरियड में फ़िक्स हो जाती है। और ये जो जीन्स हैं ये फ़िक्स तो इस पीरियड में हो जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे दिखने लगते हैं लेटर डेवलपमेंट के स्टेज में, यानी कि जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी हेरिडिटी जो है वो दिखने लगती है, पर ये हेरिडिटी फिक्स हो जाती है प्री नेटल पीरियड में। नेक्स्ट इज फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन इन मदर्स बॉडी कैन फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी पोटेंशियल्स ऑफ द चाइल्ड। अब एक मदर है, अगर एक मदर को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर जो बेबी है उसकी हेरिडिटी पोटेंशियल्स पे अच्छा असर पड़ेगा। जैसे कि एक मदर है जिसको काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो फिर उसके बेबी की ग्रोथ पे भी, बेबी की डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सेम अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर बेबी की हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, अगर मदर की हेल्थ ठीक नहीं है तो। नेक्स्ट इज़ ग्रेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट दिस टाइम देन एनी अदर पीरियड इन द एंटायर लाइफ। इसका मतलब है कि जो हमारी प्री नेटल स्टेज होती है, यानी कि जब हम अपनी मदर के वूम्ब में होते हैं उस टाइम पे हमारी जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना, वो जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। इतनी फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरे लाइफ में हमारी कभी नहीं होती जितनी कि हमारे मदर के वूम्ब में हो जाती है। तो उन 9 मंथ्स और 10 डेज़ का जो पीरियड है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, इतनी जितनी कि पूरी लाइफ में हमारी कभी इतनी ज़्यादा तेज़ और इतनी फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती है। तो ग्रेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है इस पीरियड में। अब अगर हम मंथ वाइज देखें कि प्री नेटल स्टेज में मंथ वाइज हमारी क्या क्या डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट मंथ है, जब फर्स्ट मंथ होता है किसी भी बेबी का, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एक तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है जिसकी वजह से फिर जो बेबी है वो मदर के वूम में आता है। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू होता है फर्स्ट मंथ में। और उस टाइम पे जो हमारा एम्ब्रॉयो होता है, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो बेबी जो होता है वो 1/2 इंच तक लंबा होता है बस। तो ये होगी फर्स्ट मंथ की बात। अब सेकंड मंथ में जो है हार्ट और ब्लड वेसल्स बनना शुरू होते हैं, और जो हेड का एरिया है यानी कि बच्चे का जो सिर है वो डेवलप होता है बहुत ही ज़्यादा फास्टली। और जो है आइज़ बिगैन टू फॉर्म इन डिटेल, बच्चे की जो आँखें हैं उसकी जो आइज़ हैं वो डिटेल में बनना शुरू हो जाती हैं। और हार्ट बिगेंस टू बीट फेंटली, यानी कि जो बच्चे का दिल है वो बीट कर देना शुरू कर देता है। तो ये हो गई सेकेंड मंथ की डेवलपमेंट। अब थर्ड मंथ में जो बोन है, बोन फॉर्मेशन बिगेंस, यानी कि बेबी की बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं हमारे थर्ड मंथ के अंदर। तो ये हो गई हमारी थर्ड मंथ की डेवलपमेंट। अब फोर्थ मंथ में जो बेबी है
उसके लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं, यानी कि उसके जो पैर वगैरह होते हैं, बॉडी के जो लोअर पार्ट्स होते हैं, वो उनकी ग्रोथ होनी फास्ट तरीके से शुरू हो जाती है। हार्ट बीट डिटेक्टेड बाय फिजिशियन, यानी कि जो डॉक्टर होता है वो 4th मंथ में किसी भी बच्चे की जो हार्ट बीट है, उसकी जो दिल की धड़कन है, उसको डिटेक्ट कर पाता है। सेक्स ऑर्गन्स आर फुल्ली फॉर्म्ड, यानी कि बच्चे के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं 4th मंथ तक। फिर 5th मंथ में मदर बिगेन टू फील रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जैसे कि बच्चे की जो मूवमेंट है उसका इधर से उधर करवट लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मदर फील कर पाती है 5th मंथ तक। फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स बिगैन टू अपीयर, यानी कि बच्चे की जो उंगलियों के नाखून हैं और पैरों के जो नाखून हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। फीटस शोज़ हिकअप्स, यानी कि हिचकियाँ जो है वो बच्चे को आने लगती हैं। थंब सकिंग वो करने लगता है, या फिर लात मारना पेट में, ये सब वो शुरू कर देता है। तो ये हो गई हमारी 5th मंथ की एक बेबी की डेवलपमेंट, मतलब कि वो रिफ्लेक्स मूवमेंट शो करता है 5th मंथ में, उसकी नाखून जो है वो आने लगते हैं पैरों के और हाथों के। हिकअप्स, हिचकियाँ, थंब सकिंग और किकिंग वगैरह जो है वो बच्चा करने लगता है 5th मंथ तक। अब 6 मंथ में जो आईज़ हैं और आईलिड्स हैं, आईलिड्स यानी कि आँखों की पलकें जो होती हैं, तो आँखें और आँखों की पलकें जो हैं वो फुल्ली फॉर्म हो जाती हैं 6 मंथ तक। 7 मंथ में जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन डेवलप्स। अब ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना ब्रेन के ऊपर ऊपर, तो ये वाला जो एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये बच्चे का डेवलप होने लगता है 7th मंथ तक। फिर 8th मंथ में फिंगर नेल्स जो हैं रीच बियॉन्ड द फिंगर टिप्स, यानी कि जो हमारे उंगलियों की जो टिप्स होती हैं उनके ऊपर तक भी उसके नेल्स जो है बच्चे के चले जाते हैं, यानी कि नेल्स की ग्रोथ हो जाती है काफ़ी हद तक 8 मंथ तक। फिर 9th मंथ में जो हमारा लास्ट मंथ होता है उसमें जो हेयर्स हैं, बच्चे के जो बाल हैं वो उसकी पूरी बॉडी पे आ जाते हैं, उसके पूरी बॉडी को उसके हेयर जो है वो कवर कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो 9th मंथ तक एक्टिवली फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। फीटस सेटल्स इन द पोजीशन ऑफ बर्थ। अब 9th मंथ के बाद जो है वो बच्चे का बर्थ हो जाएगा, यानी कि हमारी जो प्री नेटल स्टेज है वो ख़त्म होके इन्फेंसी स्टेज शुरू हो जाएगी। तो फीटस जो है वो बर्थ की पोजीशन में 9th मंथ तक आ जाता है। और जो एक नियोनेट है, यानी कि जो पैदा हुआ जो बच्चा होता है, यानी कि 9 मंथ्स पूरे होने के बाद, तो वो 21 इंचेस तो लॉन्ग उसकी हाइट होती है नॉर्मल, और वेट जो है वो उसका 7 पाउंड्स तक होता है। तो ये हो गई हमारी प्री नेटल स्टेज, यानी कि कंसेप्शन से लेकर के, यानी कि बच्चे के अपनी मदर के वूम्ब में आने तक से उसके बर्थ तक में उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होती है मंथ वाइज, ये हमने अभी देखा प्री नेटल स्टेज में। अब बेबी का जो है वो बर्थ हो चुका है, अब शुरू होगी हमारी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज शुरू होती है बर्थ से लेकर के, यानी कि जन्म होने से लेकर के बच्चे के 2 साल तक के होने में, यानी कि ये हो गया हमारा एक इन्फेंट, बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक की एज के। अब इन्फेंसी बिगिनस एट बर्थ, बर्थ पे इन्फेंसी शुरू हो जाती है एंड एक्सटेंड्स अप टू 2 इयर्स ऑफ एज, और 2 साल की उम्र तक चलती है। इट इज़ द स्टेज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। अब सबसे फास्ट डेवलपमेंट तो हमारी होती थी प्री नेटल स्टेज में, यानी कि प्री नेटल स्टेज में इतनी डेवलपमेंट होती है जितनी लाइफ की किसी भी स्टेज में नहीं होती है। लेकिन जो हमारी इन्फेंसी होती है उसमें भी काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की होती है। बाय 9 months of age, a infant can discriminate between the faces of their parents and strangers। अब 6 मंथ तक की एज तक, यानी कि एक बच्चा जैसे जैसे 6 मंथ तक की एज तक पहुंचता है, तब तक वो ये समझ जाता है कि ये जो इंसान है ये मेरे पेरेंट्स हैं, और ये जो इंसान है ये कोई अजनबी है, मैं इसे नहीं जानता। तो वो 6 मंथ की एज तक डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है अपनों में और जो बाहर के लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनमें। उससे पहले बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि कौन मेरे पेरेंट्स हैं, कौन मेरे चाचा हैं, कौन दादा हैं, दादी हैं। बच्चा इन सब चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, पर 6 मंथ तक आते आते वो सबके फेसेस को जो है वो समझने लगता है, रिकॉग्नाइज़ करने लगता है कि कौन मेरा पेरेंट है, कौन स्ट्रेंजर है, ये सारी चीज़ें। अब दे कैन ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कलर्स। ये भी 6 मंथ तक की एज में ही होता है कि जो बच्चा है वो कलर्स को डिस्क्रिमिनेट करने लगता है कि ये वाला कलर है, ये वाला कलर है, ऐसे। बाय 9 months ऑफ एज अ बेबी कैन क्रीप। क्रीप मतलब होता है एक आवाज़ निकालना, तो 9 months तक की एज तक एक बेबी जो है वो क्रीप कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्डहुड। अब जो हमारा चाइल्डहुड है वो चलता है 6 से 12 ईयर्स तक की एज तक। लेकिन 6 से 12 ईयर्स की एज, ये जो हमारा चाइल्डहुड है, इसको हमने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। एक है हमारा अर्ली चाइल्डहुड और एक है हमारा लेटर चाइल्डहुड।
अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स तक चलेगा और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर्स तक चलेगा, और इनको मिला करके हमारा पूरा बन जाएगा चाइल्डहुड जो 6 से 12 ईयर्स तक की एज तक चलेगा। अब सबसे पहले आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से 6 साल तक की उम्र में। अर्ली चाइल्डहुड, अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ये होती है हमारी टॉय एज, यानी कि इसमें जो बच्चा है वो टॉयज़ से खेलता है, उसके पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं। ये हो गई हमारी अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज। प्री स्कूल एज होती है, यानी कि स्कूल में एक जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में 6 ईयर्स की एज में जाता है, उससे पहले की स्कूल में जाने से पहले तक की एज, यानी कि जो किंडरगार्टन वाली स्टेज होती है वो ये है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज। प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, यानी कि इसमें बच्चों के दोस्त जो हैं वो बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं, ऐसी स्टेज होती है ये। और ये होती है क्रिएटिव एज, यानी कि इसमें जो हमारा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उसको मन करता है नई नई चीज़ें सीखने का, कुछ कटिंग करने का, पेपर पे कुछ लिखने का, इस टाइप से। इमिटेटिव एज होती है या फिर एक्सप्लोरेटिव एज होती है, उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का मन करता है कि मैं देखूँ कि इस चीज़ से क्या होगा, अगर इस चीज़ को ऐसे कर दे तो क्या होगा, अगर मैं इस टॉय को जो है वो खोल दूँ पूरा तो फिर इससे क्या हो जाएगा। तो ये होती है उनकी अर्ली चाइल्डहुड में, उनको एक्सप्लोर करने का मन करता है, चीज़ें क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को देखने की अलग अलग तरीके से। अब डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की क्या क्या डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले फिज़िकल डेवलपमेंट। अब हमारी जो इन्फेंसी थी, इन्फेंसी में हमारी जो डेवलपमेंट थी या फिर ग्रोथ थी वो फास्ट होती थी। उससे पहले प्री नेटल में भी सबसे ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन चाइल्डहुड तक आते आते ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो होने लगती है। इस टाइम पे बच्चे की जो मसल्स हैं वो बन रही होती हैं, तो ग्रोथ स्लो रेट पे होती है। बेबी टीथ बिगैन टू रिप्लेस विद द परमानेंट टीथ। बेबी टीथ या फिर जो मिल्क टीथ होते हैं, हमारे दूध के जो दांत होते हैं वो टूट करके जो है वो जैसे इस बच्चे के जो मिल्क टीथ हैं वो टूट करके परमानेंट टीथ आने लगते हैं इस एज में। अ वैरायटी ऑफ मोटर स्किल्स लाइक रनिंग, जंपिंग एंड हॉपिंग एट्सेट्रा। इस एज में जो है वो बच्चा बहुत सारी मोटर स्किल्स करना शुरू कर देता है, जैसे कि रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई, या फिर क्लाइंबिंग हो गई, कहीं पे चढ़ना हो गया। तो ये सारी मोटर स्किल्स जो हैं वो बच्चे की डेवलप होती हैं। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, यानी कि कॉग्निटिव मतलब कि जो हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल की उम्र तक जो बच्चा है उसके अंदर शेप, साइज़, कलर, टाइम, डिस्टेंस, इन चीज़ों का जो है वो परसेप्शन आने लगता है, वो समझने लगता है कि ये वाली शेप है, इसका ऐसा कलर होना चाहिए, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ऐसे। तो इन चीज़ों की समझ बच्चे को आने लगती है। मेमोरी इंक्रीज़ होने लगती है। अटेंशन स्पैन और जो इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करने का अपने इन्वायरमेंट को वो बढ़ जाता है। जैसे कि इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक थी कि एक्सप्लोरिंग, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने का मन करता है चीज़ों को। जैसे अगर आप एक बच्चे को एक छोटा पेन भी दे दोगे तो फिर वो उसको भी पूरा खोल के देखेगा कि इसमें क्या है, इसमें ऐसे ये होता है। तो ये हो गई उसकी एक्सप्लोरिंग की स्टेज, कि इसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है और उसको इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने का, जानने का मन करता है, वो जो चीज़ है वो बच्चे की बढ़ जाती है। फिर है सोशल डेवलपमेंट। अब इस स्टेज में बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है या जो सोशल बिहेवियर है, समाज में घुलने मिलने का जो तरीका है, उसकी एक फाउंडेशन यानी कि उसके एक बेस बन जाता है। बच्चा जो है वो नए नए फ्रेंड्स बनाने लगता है और एनवायरनमेंट में घुलता मिलता है, देखता है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ऐसे। तो सोशल डेवलपमेंट की जस्ट एक स्टार्टिंग हो रही होती है इस स्टेज में। अब फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप्स इन द चाइल्ड। ऑटोनॉमी मतलब होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि बच्चा जो है वो एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग लेता है इस स्टेज में, कि मैं जो है अपना ये वाला काम खुद से कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने शूज़ के लेस खुद से बांध सकता हूँ, अपने कपड़े अच्छे से मुझे रखने चाहिए। ये जो है इंडिपेंडेंस की स्टेज की, इन चीज़ों के लिए अब वो दूसरों पे थोड़ा सा कम डिपेंड रहने लगता है। तो एक इंडिपेंडेंस की स्टेज या फिर एक ऑटोनॉमी जो है वो बच्चे में डेवलप होने लगती है। दे बिगैन टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। सोशल डेवलपमेंट एक्सपैंड्स बियॉन्ड होम, यानी कि सोशल जो इन्वायरमेंट है बच्चे का, सामाजिक जो वातावरण है वो घर से अब आगे बढ़ चुका है। मतलब कि पहले जो बच्चा है वो इन्फेंसी की स्टेज में था। अब इन्फेंसी में वो क्या है कि ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये हो गया उसका सोशल इन्वायरमेंट। पर जैसे जैसे इस स्टेज में
जो बच्चा है वो बाहर जाएगा, किंडरगार्टन जाएगा, नए नए दोस्त बनाएगा, लोगों से मिलेगा, अपने किंडरगार्टन के टीचर से मिलेगा, तो उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो घर से अब आगे बढ़ चुका है कि ये बाहर का ये इन्वायरमेंट है, ये उसका सोशल इन्वायरमेंट अब और एक्सपैंड हो जाता है इस स्टेज में। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। तो इस स्टेज में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं रैपिडली, यानी कि जो इमोशंस हैं वो परमानेंट नहीं होते। किसी बात पे थोड़ी देर पहले रो रहे थे, अब थोड़ी देर बाद उस बात को भूल करके अब खुश हैं दूसरी चीज़ को लेकर के, या पहले कोई टॉय खो गया था तो उसको लेके नाराज़ थे, अब नया टॉय ला दिया तो उस वाले को भूल गए। तो ये इमोशंस जो हैं वो परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं स्टेज में। जैसे कि कभी गुस्सा आएगा एकदम से, फिर कभी खुशी मिलेगी, इस टाइप से। तो चाइल्ड फेल टू हाइड इमोशंस, और इस स्टेज में बच्चा जो है वो अपने इमोशंस छुपा नहीं पाता। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हम अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं कि हम अंदर से अगर दुखी भी हैं तो बाहर हम फिर भी ऐसा शो करते हैं कि नहीं, हमें इतना दुख नहीं है या कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, ऐसे। लेकिन बच्चे जो हैं वो इस तरीके से अपने इमोशंस को हाइड करने में फ़ेल हो जाते हैं। वो नहीं हाइड कर पाते अपने इमोशंस को, बल्कि वो उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं बाकी एक्टिविटीज़ से, जैसे कि रो लिए, या नेल बाइटिंग कर ली, थंब सकिंग कर ली, या फिर कुछ स्पीच एक्सप्रेशंस डिफरेंट टाइप के। तो फिर इन सारी चीज़ों से फिर वो अपने इमोशंस को दिखाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में, कि बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है बोलना सीखने की। बच्चा जो है वो नए नए वर्ड सीखने की कोशिश करता है, और ऐसे में उसको जो भी वर्ड सुनाई देंगे वो उनको जल्दी ग्रास्प भी कर लेगा। अब चिल्ड्रन वोकैबुलरी इंक्रीजेज रैपिडली, जैसे कि छोटा बच्चा है उसको कोई नया वर्ड अगर हम उसके सामने बोलेंगे, उसको सिखाने के लिए नहीं भी, जैसे पेरेंट ने कोई वर्ड बोल दिया, बच्चे ने सुन लिया, थोड़े टाइम बाद वो भी उस वर्ड को यूज़ करना शुरू कर देगा। तो ऐसे करके बच्चे के अंदर इस स्टेज में एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है बोलने की, और उसकी वोकैबुलरी जो है, उसके जो वर्ड्स हैं उसके दिमाग में, वो वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। अब 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन स्पीक मोर लाइक एन एडल्ट विद फ्यू एरर्स। अब जो एक 6 साल का जो बच्चा है वो एक एडल्ट जितना ही बोल सकता है, बस उसके बोलने में कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी क्योंकि अभी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है, लेकिन वो एक एडल्ट जितना ही बोल सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी बोल सकता है। बट मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको थोड़ा सा कम बोलेगा, वो एडल्ट जितना ही बोलेगा, बट एरर्स उसके में हो सकती हैं थोड़ी बहुत। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब एज अ टीचर एक अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को अगर आपको पढ़ाना है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर एजुकेशन में इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जैसे हमने देखा कि इस स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है अपनी लैंग्वेज को लेकर के, उसको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, वो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो इस स्टेज में हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो भी लैंग्वेज सीखे वो अच्छी सीखे, कोई गाली टाइप चीज़ें ना सीखे। तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अब पर्ल एंड लैम्बर्ट 1962 में कहते हैं कि जो बायलिंगुअल बच्चे होते हैं, यानी कि बायलिंगुअल यानी कि जिन्हें 2 भाषाएं आती हैं, जैसे कि एक हो गई हिंदी या और दूसरी भाषा हो गई इंग्लिश। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिन्हें 2 भाषाएं आती हैं, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या फिर उनका जो दिमाग हम कह सकते हैं, उनका जो ब्रेन है, वो उसके ब्रेन में ज़्यादा एबिलिटीज़ होती है देन अ मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल ऐसा बच्चा होता है जिसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है। तो फिर एक ऐसा बच्चा जिसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होगा उन बच्चों से जिन्हें 2 लैंग्वेजेस आती हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या ये बात पता चली कि अगर इस स्टेज में हम बच्चे की मदर टंग के साथ उसको एक और लैंग्वेज अगर वो सीख सकता है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा। यानी कि हमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अब नेक्स्ट इज़ लिसनिंग टू रेडियो एंड टीवी फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन। अब इस स्टेज में बच्चा जो है वो सुन के अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसके आसपास में जो भी लोग जो वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो उनको सुन करके अपनी वोकैबुलरी बढ़ा रहा होता है कि अच्छा ये वर्ड भी होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ऐसे ऐसे करके वो सीख रहा होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर वो रेडियो या फिर टीवी को सुनता है तो फिर वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख सकता है कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके वो मतलब एक क्लास की तरह नहीं, नेचुरल उसके इन्वायरमेंट में फिर वो उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है इस स्टेज में टीचिंग थ्रू प्ले वे रैदर देन रिजिड सिलेबस। अब छोटे छोटे 2 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको रिजिड सिलेबस देने के बजाय अगर हम उन्हें प्ले वे में सिखा दें, जैसे कि उन्हें कुछ शेप्स दे दी
और फिर बोल दिया कि इसको चलो इसमें लगा के दिखाओ, तो ऐसे उनको कलर वगैरह का पता चलेगा, शेप्स का पता चलेगा, डिस्टेंस वगैरह का पता चलेगा कि इस चीज़ को इससे इतना दूर लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे। तो ऐसे करके हमें बच्चे को प्ले वे में सिखाना है, उसको कोई रिजिड सिलेबस नहीं दे देना है कि ये तुम्हारा सिलेबस है, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, इस डेट को एग्ज़ाम है, ऐसे नहीं। सिर्फ कि तुम्हें सीखना है, अभी तुम्हारा बेस बन रहा है। उसके बाद जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उस पर भी हमें फोकस करना होता है इस स्टेज पे। बहुत ज़्यादा टफ़ एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा टफ़ एक्सरसाइज तो नहीं, पर जैसे छोटे छोटे गेम्स, सिंपल फिज़िकल एक्सरसाइज, जिससे कि उनके हाथ और आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बन सके। जैसे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि जहाँ आपकी आंखें देख रही हैं उसी चीज़ को फिर उठा लेना, उस टाइप से। जैसे कि अगर कोई टॉय पड़ा है तो फिर बच्चे को अगर उसे उठाना है तो फिर वो उसको प्रॉपरली उठा पाए, ये होता है आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन, यानी कि आँखों का और हाथों का एक कोऑर्डिनेशन, उसकी हमें बच्चों को इस स्टेज में प्रैक्टिस करवानी होती है। सिंपल हम उन्हें जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं इस स्टेज में। गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरैक्ट विद पीयर्स, यानी कि इस स्टेज में जो सोशल डेवलपमेंट है, हमने देखा था कि वो सोशल डेवलपमेंट का एक बेस बन रहा होता है। तो इस स्टेज में हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि बच्चा अपने पीयर्स होते हैं सेम एज ग्रुप वाले, उनसे जो है वो इंटरैक्ट करे, उनसे बातचीत करे, उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। अब इस स्टेज में बच्चे की क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस स्टेज में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की क्रिएटिविटी को हम और ज़्यादा आगे आने का मौका दें, बच्चे को नई नई चीज़ें ट्राई करने दें, उसको इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने दें। तो जैसे कि एक्टिविटीज़ जैसे कि सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, आर्ट एक्टिविटी हो गई, पेपर कटिंग हो गई, पेपर फोल्डिंग हो गई, शेप्स वगैरह पेस्ट करना हो गया। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब हम बच्चे को करने दें ताकि उसकी क्रिएटिविटी जो है वो और इन्हेंस हो सके। अब इसके आगे की जो स्टेजेस हैं, जैसे कि हमारी लेटर चाइल्डहुड हो गई और एडोलसेंस हो गई, इनको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा। और ये जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं इनको भी हम सेम सीरीज़ में पढ़ेंगे। फिज़िकल डेवलपमेंट हो गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, सारी स्टेजेस की वो हम देखेंगे। नेक्स्ट 2 स्टेजेस की हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चाहे तो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।